नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। आपने जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अगस्त के महीने में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु जो बम का हमला था उसके बारे में सुना है, पढ़ा है। उस पर साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा गया, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और विश्लेषण भी बहुत हुआ है उस घटना का। तो दुनिया ने व्यापक विनाश का जो हथियार है परमाणु हमले या परमाणु जो बम है वो इतना बड़ा हो सकता है, इतना भयानक हो सकता है, इतना विनाशक हो सकता है, ये दुनिया ने पहली बार देखा था। उससे पहले ठीक है, कोई राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये बम बनाते थे, 10, 5, 20 लोग मर जाते थे, किसी भीड़ में फोड़ते थे। लेकिन ऐसे बम की तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि जो लाखों की आबादी वाले किसी शहर को कुछ मिनटों में ही भाप बना दे, सब कुछ सूख जाए। हजारों जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया। लोगों को लगा कि ऊपर से सूरज आके पड़ गया है, नीचे उतर आया शहर के ऊपर। तो ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, जो इतना बड़ा ऊपर से आग का गोला क्या आकर गिरा। तो उसमें बहुत लोग, लाखों लोग मारे गए उसके में। नाभिकीय विकिरणों का दुष्प्रभाव इतना गहरा कि आज भी लोगों में काफ़ी तरह की जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मंदबुद्धि, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। कहते हैं कि 50-50 वर्ष तक, 70-70 वर्ष तक, कई दशकों तक नाभिकीय विकिरणों का दुष्प्रभाव है वो नहीं जाता है जिस जगह इस तरह के हमले होते हैं। तो ये, और इस घटना के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी समाप्त भी हो गया था। कहने का अभिप्राय यही है कि ये लगा कि भाई इस तरह के हथियारों का तो अंत होना चाहिए, या इस तरह की होड़ मिटनी चाहिए। तो निशस्त्रीकरण का जो विचार है वो इसी बात पर टिका है कि व्यापक विनाश के जो हथियार हैं, ख़ास तौर पे जो परमाणु हथियार हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए, उनका उन्मूलन होना चाहिए। ये अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों का उन्मूलन नहीं हो पाया और इनकी होड़ सी मच गई। प्रतिस्पर्धा और तेज़ी से देखी गई परमाणु हथियारों को बनाने की। 1949 में यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण कर डाला। 1952 में ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण कर डाला। 1960 में फ्रांस ने कर दिया। 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण किया। कहने का मतलब ये कि अब राष्ट्रों को, और ख़ास तौर पे जो उस समय शक्तिशाली राष्ट्र थे, उनको ये लगने लगा कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए परमाणु हथियार बनाना ज़रूरी है। और एक जो आतंक, या ये कहें कि जो भय का शक्ति संतुलन है, वो बना कि भाई हर देश को लगा कि मेरे पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो फिर दूसरा देश मुझ पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि मेरे पास परमाणु हथियार है। तो ये जो होड़ थी, इसने दुनिया को और डराया। और एक और यही राष्ट्र ऐसी कोशिशें भी करते दिखे कि भाई ये मतलब दुनिया में परमाणु हथियार की होड़ के प्रति चिंतित है।
लेकिन परमाणु हथियारों का जो आज तक उन्मूलन नहीं हो पाया है, या होड़ जारी है, या चोरी छुपे परमाणु ईंधन और तकनीकी का इधर से उधर हस्तांतरण हो रहा है, इन सब के पीछे जो बड़ी वजह है वो यही है कि दुनिया में जिन देशों ने परमाणु संपन्न देश हैं, वो देश ये चाहते ही नहीं हैं कि परमाणु हथियारों का उन्मूलन हो। वो रंग भेद की तरह एक परमाणु भेद बनाए रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं वो बने रहें और दुनिया के दूसरे देश अब इस होड़ में शामिल नहीं हों। भारत ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि परमाणु हथियार गलत है और विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनका उन्मूलन होना चाहिए, पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। ये होड़ तब समाप्त होगी जब दुनिया के दूसरे जो बड़े देश हैं वो भी इस बात पर अड़ जाएंगे कि वो इनका यूज नहीं करेंगे और इनको मिटा देंगे। जो उन्होंने अभी तक बनाए हैं उनको वो समाप्त कर दें और सब फिर दुनिया भर के देश किसी एक संधि पर आ सकते हैं। परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में या उनकी कोशिश में पहली कोशिश 1963 में पीटीबीटी संधि थी, आंशिक परमाणु परीक्षण जो बैन या निषेध संधि थी। तो ये तो एक ऐसी संधि थी जिसका मतलब परमाणु परीक्षण पर तो रोक नहीं थी, पर कुछ एरिया फिक्स कर दिया गया। ये कहा गया कि भाई आप खुले समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, खुले आकाश में नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो फिर उनका जो दुष्प्रभाव है वो लोगों पे पड़ेगा। यानी कि उसमें भूमिगत परमाणु जो परीक्षण का विकल्प खुला रखा गया था, इसलिए वो हो गया और भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया। इस पर बहुत से देशों को कोई आपत्ति भी नहीं थी कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस दिशा में एक बड़ा और विवादास्पद कदम आया 1968 की वो जो एनपीटी संधि, जिसे परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। इस संधि का उद्देश्य था कि जो परमाणु ईंधन है और जो परमाणु बम बनाने की जो तकनीक है उसके प्रसार को रोकना। यानी कि जिन देशों के पास परमाणु ईंधन है, जो जहाँ यूरेनियम वगैरह निकलता है, जिन देशों के पास ये है, और जिन देशों के पास इस ईंधन से परमाणु बम बनाने की जो तकनीक है, उन देशों को एक तरह से एक दायित्व में लाना था, एक बाध्यता में लाना था कि वो देश इसको दूसरे देश को नहीं देंगे। और ये कोशिश इसीलिए थी कि दूसरे देशों को देंगे तो वो भी फिर इस ईंधन और तकनीकी से परमाणु बम बनाएंगे। फिर वो बनाएंगे तो उसके पड़ोस में जो राष्ट्र रहेगा वो चिंतित होगा, तो फिर वो भी इनको हासिल करेगा। तो इस तरह से दुनिया में बहुत होड़ मच जाएगी और दुनिया के बहुत से देश हैं वो परमाणु संपन्न होते चले जाएंगे। और फिर ऐसे में दो देशों में के मध्य संघर्ष छिड़ता है या और किसी भी तरह की ऐसी हालात पैदा होती हैं, तो हो सकता है कि इनका यूज हो जाए, तो बड़ा संकट हो सकता है। तो इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और भी पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इसमें कहा गया कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, यानी कि जिन्होंने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु परीक्षण कर लिया है, उन्हें परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा दिया गया। इन राष्ट्रों के लिए 2 विकल्प खोले गए। पहला विकल्प तो ये था कि ये परमाणु ईंधन और जो तकनीकी है उसका हस्तांतरण तो किसी देश को नहीं करेंगे, ये तो सब पर ही बात समान लागू थी। लेकिन जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उनको परमाणु ईंधन और तकनीकी के जो इस्तेमाल के लिए सैन्य और असैन्य दोनों श्रेणियों में यूज का जो अधिकार दिया गया था। और
जो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, अर्थात जिन्होंने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु परीक्षण नहीं किया है, ऐसे राष्ट्र या ऐसे जो सदस्य देश हैं इस संधि में, जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, उनको सिर्फ परमाणु ईंधन और तकनीकी का केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। और यानी कि वो असैन्य श्रेणी में यूज कर सकते थे। और जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे वो परमाणु ईंधन और तकनीकी का इस्तेमाल कर आगे भी परमाणु बम बना सकते थे, अणु बम बना सकते थे, और चाहे तो वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, जैसे अगर वो मेडिकल में इसका यूज़ ले रहे हैं, बिजली के उत्पादन में इसका यूज़ ले रहे हैं, या और दूसरे जो कामों में जिसमें मानव का हित होता हो, विनाशक का काम ना हो, ऐसे में यूज ले सकते थे। तो भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों का ये आरोप था कि ये तो कुछ देशों का जो परमाणु प्रभुत्व है उसको बनाए रखने की छूट थी। अच्छा, भारत अगर इस पे हस्ताक्षर कर देता तो भारत को परमाणु ईंधन भी मिलता, तकनीक भी मिलती, लेकिन उस ईंधन और तकनीक का यूज है वो भारत केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर सकता था। भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो इसे एक परमाणु रंगभेद का नाम दिया गया। हालांकि 1968 में ये संधि बनी और 1970 में ये प्रभावी हो गई। इसमें जो भी सदस्यों की जितनी संख्या का हस्ताक्षर होने थे, लागू होना था, वो संभव हो गया। फिर 1972 में कोशिश हुई, ABM संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रीटी हुई, वो अमेरिका और रशिया, USSR के मध्य हुई। तो इस संधि का जो उद्देश्य था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिस पे परमाणु बम रख के छोड़ा जाता है, तो अपने आप तो बम उड़ के जाता नहीं है, जो मिसाइल होती हैं वो कई सौ किलोमीटर दूर तक जाके वार करती हैं, तो इसको उस पर रखा जाता है मिसाइल पे। तो अब वो मिसाइल की भी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। तो इस संधि के द्वारा एक कोशिश की गई कि वो इस जो मिसाइल है इसको दूसरे देशों को नहीं देंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जो तकनीक है उसका जो हस्तांतरण है वो दूसरे देशों को नहीं किया जाएगा। तो ये भी उस दिशा में एक कदम था। फिर एक जो साल्ट संधि आई, इसमें 1972 में और 1979 यानी 79 में थी ये साल्ट संधि, जो स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन जो टाक्स थी, जिसे साल्ट कहा गया शॉर्ट में, शस्त्र नियंत्रण वार्ता टाइप में। तो इनमें ये USA और USSR के मध्य वार्ताएं हुई और जिनका उद्देश्य जो भी उनके हथियार थे उनको कम कैसे किया जाए, उनको घटाया कैसे जाए, इस तरह पे वार्ताएं दो हुई। बाद में 79 की वार्ता में तो कोई बहुत दम रही नहीं थी, क्योंकि उस समय फिर अफ़गानिस्तान में रूसी सेनाओं ने इंटरफेयर कर दिया था, जो नवशीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो फिर ये जो इनका निशस्त्रीकरण की दिशा में जो वार्ताएं थी वो भी प्रभावित हुई। फिर इसी तरह की जो कोशिश है वो जब USSR का विघटन हुआ 1991 में 1991 में, तब भी एक संधि हुई थी जिसको हम स्टार्ट कहते हैं, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये साल्ट की तर्ज पे ही संधि थी। इससे भी हथियारों में कटौती हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत हथियार इसमें मौजूद रहे थे। अच्छा, इस दिशा में एक कदम 1996 में भी उठा जब एक CTBT संधि आई। CTBT मानी व्यापक परमाणु परीक्षण जो प्रतिबंध संधि थी। ये आपने एक, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है कि पहले आई थी एक PTBT आंशिक जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि थी, यानी कि उसमें पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। उस जो PTBT 1963 की जो संधि थी उसमें भूमिगत परमाणु परीक्षण का विकल्प खुला रखा गया था। लेकिन जो CTBT है उसमें व्यापक रूप से, यानी कि अब उस संधि के बाद कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यानी कि ये NPT जो थी उसमें तो
परमाणु संपन्न राष्ट्रों के लिए विकल्प खुला छोड़ा गया था परमाणु, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अब ये जो CTBT पर हस्ताक्षर सब देश कर देंगे, तो इसके ये होगा कि हस्ताक्षरकर्ता देश भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करे। भारत का ये आरोप था कि ये जो पूर्ण निशस्त्रीकरण है उसकी दिशा में कदम नहीं है, क्योंकि अगर इन पे पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है तो फिर जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं उनके पास तो बने रहेंगे। भारत चाहता था कि पहले वो देश, चाहे वो चाइना हो, USA हो, USSR हो, या जो समय रसिया बन चुका था, ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश सभी अपने परमाणु हथियारों का उन्मूलन करें और फिर एक लाइन पे आके खड़े होंगे, तब फिर कोई भी आप संधि बनाते हैं तो उसका औचित्य है। लेकिन CTBT आज तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि उसके लिए जितनी सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य थे वो हुए नहीं। तो ये कुछ कोशिश रही है, और मैंने बताया कि इसमें मुख्य समस्या यही है कि परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो अपने उस स्टेटस को खोना नहीं चाहते, वो उसके साथ समाधान चाहते हैं, और आज दुनिया उस स्तर की नहीं है कि वो इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त कर ले, तो वो उसको विरोध करती हैं। और इसीलिए जितनी भी इस दिशा में काम हो रहे हैं, जो भी प्रयास हो रहे हैं, वो बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रहे। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती थी। उसके बाद 1998 में भी भारत ने पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। और उसके बाद भारत ने अपनी एक परमाणु नीति की घोषणा की 1999 में। परमाणु नीति की मतलब भारत ये दुनिया को ये आश्वस्त करना चाहता था कि वो जो परमाणु कार्यक्रम अपना रहा है, उसकी जो पॉलिसी है, उसका उद्देश्य क्या है। तो भारत ने पहले तो कहा कि उसने जो भी ये भारत हर हाल में निशस्त्रीकरण का समर्थक है, यानी कि भारत नहीं चाहता कि दुनिया में व्यापक विनाश के हथियार बने। चूँकि दुनिया के बहुत से देश इस दिशा में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारत को अपनी जो न्यूनतम प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए ये हथियार, परमाणु हथियार या परीक्षण किया है। यानी कि ये किसी को डराने, धमकाने या आक्रामकता के लिए नहीं है, बल्कि भारत में के बगल में चाइना है जिसने परमाणु हथियार बना रखे हैं, और भारत को ऐसी भी खबरें मिल रही थी कि चाइना चोरी छुपे परमाणु ईंधन और तकनीक का जो हस्तांतरण या निर्यात है वो पाकिस्तान को कर रहा था। तो इन खबरों के बीच भारत ने कहा कि भाई हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमें इस तरह के विकल्प पर आना पड़ा है। लेकिन भारत का ये जो स्टैंड है ये मजबूरीवश है या संक्रमण काल के लिए है। भारत का जो स्थायी उद्देश्य तो ये है कि भारत भी और दुनिया भी परमाणु हथियारों से मुक्त हो जाए। इसी नीति में दूसरी बात कही कि भारत कभी भी इन परमाणु हथियारों का पहले यूज नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज। यानी कि किसी भी देश के साथ अगर भारत का युद्ध होता है तो भारत पहले इन हथियार को नहीं छोड़ेगा, इसका यूज़ नहीं करेगा परमाणु हथियार का। हाँ, अगर भारत पर किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र ने हमला करता है तब भारत जवाबी कार्रवाई में ऐसा कर सकता है। आगे भारत ने कहा कि वो अब परमाणु जो परीक्षण पर रोक की एक तरफा घोषणा करता है। यानी भारत ने कहा कि अब वो भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और परमाणु ईंधन और तकनीक का शांतिपूर्ण ढंग से यूज करेगा। तो ये विश्व समुदाय को भारत ने आश्वस्त कराया। तो और एक भारत ने कहा कि भाई एक परमाणु जो नियंत्रण जो अथॉरिटी बनेगी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो जो परमाणु हथियार हैं उनका अगर यूज करना पड़ा तो ऐसा नहीं है कि कोई थल सेना अध्यक्ष के हाथ में है या किसी एक व्यक्ति के हाथ में है।
उसकी एक पूरी अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक कई स्टेप रखे गए, और जो भारत के काफ़ी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, सरकार है, उनकी अनुमति मिलती आएगी। फिर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बैठक होगी, उसमें सहमति होगी, उसके बाद उनका यूज होगा। भारत और पाकिस्तान का यहाँ एक बुनियादी अंतर है। पाकिस्तान में जहाँ तक परमाणु परीक्षण की बात आती है तो वहाँ काफ़ी कुछ थल सेना अध्यक्ष के डिसीजन पर डिपेंड होता है, लेकिन भारत में इनके उपयोग को लेकर काफ़ी जो संस्थागत विकास किया गया है, जिसके लिए आसानी से इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। बहुत पूर्णतः आश्वस्त होने के बाद ही इसका प्रयोग संभव है। तो ये भारत का कुछ जो परमाणु कार्यक्रम है, जिनके बारे में देश दुनिया में जो घट रही घटनाओं पे हमने जिक्र किया है। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।